चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ बेसिक सूत्रों को, फार्मूला को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम पूरे के पूरे अधूरे हैं। तो पहले एक्सरसाइज 2.3 के, जिसमें आपको फलन के बारे में जानना है, तो बेसिकली फलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होती क्या है, निकालते कैसे हैं, पहचान कैसे करते हैं कि वो फलन है। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे गुण महत्वपूर्ण हम लोग जानने वाले हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसलिए शुरू से अंत तक एक एक टॉपिक, बेसिक चीज़ें सारी समझिएगा। चलिए देखिए, तो इसमें आपको जानना है फलन के बारे में। आखिर फलन होती क्या है? फलन को इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। देखिए फलन क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फलन होती क्या है, ऐसे ले लीजिए कि मान लीजिए कि दो आपके पास कोई समुच्चय है, पहला समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी। पहले तो डिफिनेशन पढ़िए कि एक समुच्चय ए से एक समुच्चय बी का संबंध, यानी फलन होने के लिए पहले आपको संबंध बनाना पड़ेगा, वही संबंध बाद में जाकर फलन कहलाती है। आपको एक बात बताई गई थी कि कार्तीय गुणन निकालना सीख गए, तो कार्तीय गुणन जैसे ही आप निकालना सीख गए तो वही कार्तीय गुणन संबंध कहलाई थी। अब वही संबंध एक फलन कैसे कहलाती है इस वीडियो में जानेंगे। तो एक समुच्चय ए से एक समुच्चय बी का संबंध, तो पहले जब दो समुच्चय होंगे तो उनका एक संबंध आपको कायम करना है, संबंध बना देना है। तो एक समुच्चय ए का समुच्चय बी का संबंध, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बनाती है। कहने का मतलब क्या, देखिए मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं, ये पहला समुच्चय 1 2, ठीक है 1 2, और इसमें हो गया 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको वेन डायग्राम से थोड़ा सा दर्शाता हूँ, चित्र, ठीक है ना, पिक्चर से। यहाँ पर ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया, इसमें 1 2 अवयव, इसमें 3 4। मान लीजिए कि इनका संबंध ये बना है 1 का 3 से, 2 का 4 से, ये आपका संबंध बना है। ठीक है ना, एक फलन बना है। तो देखिए ये जो संबंध बना है ये एक फलन कब कहलाएंगी? जब एक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब बने। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय में जितना भी अवयव उसके सारे अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब बने, यानी समुच्चय ए का जितना भी अवयव है उसके सारे अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए, यानी इनके अवयव का एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। भले ही समुच्चय बी के एक अवयव का दो प्रतिबिंब बन जाए वो अलग बात है, लेकिन समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए समुच्चय बी में, तब जाकर वो फलन क्या कहलाती है, एक वो संबंध एक फलन कहलाती है। ठीक है, देखिए वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि एक समुच्चय ए से, यदि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, जब दो समुच्चय है तो फलन होने के लिए तीन कंडीशंस आपको याद रखने हैं। पहले कंडीशंस, तो आपके पास दो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। अरिक्त मीन्स स्थान उनका समुच्चय खाली नहीं होना चाहिए। तो पहला कंडीशन फलन होने के लिए पहले तो आपको क्या चाहिए, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। और दूसरा कि जब दो समुच्चय है तो उनके बीच एक संबंध कायम होना चाहिए। और तीसरी बात ये ध्यान देनी है कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में केवल एक एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखने, तीन बातें फलन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात है दोनों समुच्चय अरिक्त हो, दूसरी बात है दोनों समुच्चयों के बीच एक संबंध दर्शाई गई हो, और तीसरी बात है पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में केवल एक एक प्रतिबिंब बननी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वही बातें यहाँ पर लिखी गई है कि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का जो संबंध है वो फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब बनता है। अथवा आप दूसरे टाइप का ऐसा भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं फलन का डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई संबंध है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यही संबंध बन गया आपका, ये संबंध बन गया 1 का 3 और 2 का 4, ठीक है, ये संबंध आपका बना हुआ है। तो जब किसी संबंध के क्रमित युग्म का, इसका क्रमित युग्म देख रहे हैं 1 3 2 4, ये क्या एक क्रमित युग्म है। तो जब किसी संबंध के क्रमित युग्म का प्रथम घटक समान नहीं हो, यानी पहले घटक समान नहीं हो, पहला घटक इसमें 1 है, इसमें क्या है 2 है, आगे 3 4 जो भी मतलब दिया। देखिए तो किसी भी संबंध का जब किसी भी संबंध के क्रमित युग्म का पहला घटक समान नहीं होगा तो कहेंगे वो फलन भी क्या है, वो संबंध भी क्या, एक फलन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 2.3 का शायद पहला क्वेश्चन यही है कि जांच करिए कि कौन दिया गया संबंध फलन है और कौन नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी संबंध फलन तब कहलाती है जब उसके क्रमित युग्म का प्रथम घटक समान नहीं हो। दूसरा घटक समान होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते प्रथम घटक समान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं जो संबंध बना है, जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई संबंध बना है 1 3 1 4 2 3 3 4, ये आपका संबंध है। मैं पूछूं क्या ये संबंध एक फलन है क्या?
देखिए आपको पहला घटक मिलाएंगे, पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। समान हो जाएगा तो वो फलन नहीं कहलाएगा, समान नहीं होगा तो वो फलन कहलाएगा। जैसे 1 1 दिखाई दे रही है, यहाँ पे इन दोनों क्रमित युग्मों का प्रथम घटक से में 1 1 और सबका अलग अलग है। तो यहाँ पर एक क्या हो रहा है, पहला घटक समान हो जा रहा है, जिसके कारण से ये जो संबंध है ये फलन नहीं कहलाएगा। फलन तब कहलाएगा जब इसका प्रथम घटक अलग अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, r बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास एक क्या संबंध है। तो ये संबंध एक फलन है कि नहीं, देखिए तो यहाँ पर पहला घटक सेम नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ यही देखना है क्या पहला घटक सेम है 1 3 5 7, इसका पहला घटक सब क्या अलग अलग है। तो जब पहला घटक अलग अलग हो यानी पहले घटक भिन्न भिन्न हो यानी पहला घटक समान नहीं हो, तो ऐसा संबंध एक फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो फलन होती क्या है, फलन में 3 बातें आपको याद रखने वाली है। पहली बात है, जब दो समुच्चय आपके पास मौजूद हो तो वो अरिक्त हो, मतलब वो रिक्त नहीं हो। अरिक्त मीन्स होता है खाली नहीं होता है, खाली नहीं होना। तो जब दो समुच्चय है तो दोनों समुच्चय रिक्त नहीं होना चाहिए यानी अरिक्त होना चाहिए। और दूसरी बात है, दोनों समुच्चयों के बीच संबंध एक होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव का दूसरे समुच्चय में केवल एक और एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। तब ये 3 कंडीशन लागू होता है, तब कोई भी संबंध एक फलन कहलाएगा। ओके, यही बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कि यदि एफ है, ए से बी में एक फलन कहलाएगा, फलन है, ठीक है ना। मान लिया कि जो एफ है ए से बी में क्या एक फलन है, तो यहाँ पर ये बातें थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जाम्पल को मैं मेट कर रहा हूँ, तो यदि एफ ए से बी में एक फलन है और यहाँ पर ये क्रमित युग्म में एक उठा लिया है ए कॉमा बी, एक बिलोंग्स किससे कर रहा है, एक फलन से बिलोंग कर रहा है, ध्यान देंगे। तो मान लीजिए कि एफ है, जो एफ ए से बी में एक फलन है, एफ ए से बी में, देखिए कोई भी ए से बी में यदि कोई फलन है तो उसको संकेत के रूप में ऐसे लिखते हैं, एफ सच दैट ए से बी, ठीक है ना। एफ सच दैट एरो ए एरो बी, इसको एरो बोलेंगे, चाहे से भी इसका उच्चारण करते हैं कई बार। एफ सच दैट, या कलन भी इसको कहते हैं, जो दो बूंदा आपको दिखाई दे रही है इसको कलन कहेंगे। एफ सच दैट ए से बी, यानी मान लीजिए कोई ए से बी आपका एक संबंध फलन है, तो फलन है तो यहाँ पर और यहाँ पर कोई क्रमित युग्म है ए कॉमा बी और ये बिलोंग्स करता है फलन एफ से, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ए का मान रखने पर दूसरा आपका बन रहा है, यानी पहली वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब आपका बी बन रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो बी है, बी को ए का प्रतिबिंब कहते हैं, बी क्या है, ए का प्रतिबिंब है, लेकिन ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये बातें यहाँ पर लिख दिया हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में भी ये बातें समझाई गई थी, वही बातें हैं। यदि एफ ए से बी में एक फलन है तथा ए कॉमा बी जो क्रमित युग्म है वो बिलोंग्स करता है एफ से, तो एफ ए बराबर बी, यानी एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, बी, यानी ए रखने पर आपका प्रतिबिंब क्या बन रही है, बी बन रही है। ये बातें इधर दर्शा रही है कि ए रखेंगे एक्स की जगह पर तो आपको प्रतिबिंब क्या बनेगा, बी बनेगा। तो यहाँ पर बातें क्या है, तो बी को ए का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं, और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ये जो बी है, बी को ए का प्रतिबिंब कहेंगे लेकिन ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये बातें ध्यान देने वाली है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 और ये दूसरा समुच्चय 4 5 6 है, ये सभी का यहाँ पे एक संबंध कायम हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ संबंध आर लेकर चलिए, ये समुच्चय है, समुच्चय बी। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जो समुच्चय है ये दूसरे समुच्चय के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, यानी समुच्चय बी पहले समुच्चय के लिए प्रतिबिंब कहलाएगा, लेकिन पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। वही बात है यहाँ पर दर्शाई गई, कुछ बेसिक चीजें ये इसको समझना बेहद जरूरी है। तो यदि मान लीजिए कोई क्रमित युग्म आपका एफ है, ठीक है ना, मतलब क्रमित युग्म आपका एफ से बिलोंग कर रहा है, फलन से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, एफ ए बराबर बी, इसका मतलब कि ए रखने पर बी बन रहा है, बी आपका आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बी है वो ए का प्रतिबिंब कहलाएगा और ए जो है वो बी का पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। लिखा गया जहाँ बी को ए का प्रतिबिंब कहते हैं और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी बातें थोड़ा समझेंगे ध्यान से। अब देखिए, अब ए से बी में कोई फलन है आपका, ए से बी में कोई फलन है तो उसको संकेत के रूप में क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो यदि ए से बी में कोई फलन है तो उसको प्रतीकात्मक रूप में क्या लिखेंगे, प्रतीकात्मक रूप में एफ सच दैट ए से बी में निरूपित ऐसे करते हैं आप, ठीक है ना। कोई फलन है, मान लीजिए कि कोई बी से सी में ही फलन है आपका, बी से सी में ही फलन, तो इसको कैसे लिखेंगे, फलन सच दैट बी से कहाँ तक जाएंगे, सी तक, ये हो गया आपका, ठीक है ना। मान लीजिए आपका ए से सी में कोई फलन है, ए से सी में, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ सच दैट ए इज इक्वल सी, ऐसे लिखेंगे। तो कोई भी फलन यदि दो समुच्चय के बीच दिया हो तो उसको संकेत के रूप में इस प्रकार लिख देते हैं। तो ये 4 बातें आपको जानने वाली थी, फलन,
फलन का दो टाइप का डिफिनेशन दिया गया है। क्रमित युग्म पर दिया गया है, जब क्रमित युग्म हो तो उनका पहला घटक समान नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो फलन कहलाएगा। यदि आपके पास समुच्चय दिया हो तो समुच्चय दियो तो समुच्चय में क्या है, ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि पहले समुच्चय के सारे अवयवों का प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में एक और केवल एक बनना चाहिए। ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ बताया है कि मान लीजिए ए से बी में कोई फलन आपके पास एफ है और वहाँ पर कोई क्रमित युग्म एफ से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एफ ए बराबर बी, क्योंकि ए रखने पर आपका बी आ रहा है, ए रखने पर बी आ रही है, तो यहाँ पे एफ ए बराबर बी यही दर्शाएगा कि ए रखने पर बी आ रहा है। तो बी को क्या कहेंगे, बी को ए का प्रतिबिंब कहेंगे और ए को बी का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि ए से बी में कोई फलन है तो उसको प्रतीकात्मक रूप में, संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, तो एफ सच दैट ए से बी, ऐसे निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये थे फलन के बारे में, ये बातें जो थी फलन के बारे में। अब जो बातें हैं कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में जानेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ अलग महत्वपूर्ण फलन है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन उसकी सारी बेसिक चीज़ें मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से समझेंगे। एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, सिर्फ पास करना मायने नहीं रखता है, नंबर अधिक लाना मायने नहीं रखता है, आपका दिमाग का विकास होना चाहिए, आपके पास ऐसा नॉलेज आए कि आप किसी को पढ़ा सके। तो इसमें हम लोग क्या है कि अब कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए कुछ महत्वपूर्ण फलन, जैसे तत्समक फलन, अचर फलन, तुल्य या समान फलन, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, वर्ग फलन, घन फलन, परिमेय फलन, व्युत्क्रम फलन, मापांक फलन, चिन्ह फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। मतलब टोटल 11 फलन के बारे में हम लोग जानेंगे। ये सारी बातें बेसिकली मैं आपको एक एक अब समझाने जा रहा हूँ। इसका ग्राफ भी दर्शाऊंगा और इसका डिफिनेशन भी दिखाऊंगा ताकि आपको ये बेटर से समझ में आए। लेकिन देखेंगे यहाँ पर 2-3 जो फलन है, ये मापांक फलन, चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन, ये क्लास 12 में यूज होंगे, इसका यूज करना ही है। पहले एक्सरसाइज में हम लोग चिन्ह फलन का यूज करते हैं, जब 5वें में जाएंगे, 5वें और 6ठे चैप्टर में, तो मापांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन का यूज करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो भी फलन है इसको बेसिकली ध्यान से समझेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फलन के बारे में बेसिक जानकारी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तत्समक फलन के बारे में कि तत्समक फलन होती क्या है और इसकी बेसिक चीज़ जानेंगे हम लोग। देखिए, तत्समक फलन को आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग कहते हैं। तो तत्समक फलन होती क्या है, मान लीजिए कोई समुच्चय आपके पास ए है, तो ए का समुच्चय ए से ही, मतलब कोई भी संबंध बनाएंगे यहाँ पर तो संबंधी फलन कहलाता है, आपको मालूम है। तो ए से ए का संबंध दिखाना है, आपको स्वयं का स्वयं से संबंध दिखाना है। वही बातें लिखी है तत्समक फलन में, किसी ए से ए में परिभाषित ऐसा फलन, ए से स्वयं का स्वयं में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंधित हो। कहने का मतलब जब दो समुच्चय, दोनों समुच्चय सेम है, यदि समुच्चय ए उठा रहे हैं तो दूसरा भी समुच्चय क्या लेकर चलना पड़ेगा, ए का ही ए ही लेकर चलना पड़ेगा। यदि समुच्चय बी उठा रहे हैं तो दूसरा भी समुच्चय आपको समुच्चय बी ही उठाना पड़ेगा। यानी पहले समुच्चय का जितना भी अवयव है उसका प्रतिबिंब अपने आप से ही बनेगा। जैसे मान लीजिए ये पहला समुच्चय और ये दूसरा समुच्चय, दोनों समुच्चय क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ए का ए से, ठीक है ना, या बी दोनों सेम है, बराबर समुच्चय, तुल्य समुच्चय। देखिए, तो यहाँ पर ए और बी दोनों में समान अवयव है, जिसके कारण से आपस में क्या बराबर है, तो ए का ए समुच्चय कह सकते हैं, चाहे ए का बी भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दो समुच्चय आपके पास मौजूद है। देखिए, स्वयं का स्वयं प्रतिबिंब बन रहा है, A1 का A1 से, A2 का A2 से, A3 का A3 से, A4 का A4 से। ये बातें डिफिनेशन में लिखी हुई है, किसी ए से ए में परिभाषित ऐसा फलन जिसके अंतर्गत ए का प्रत्येक अवयव स्वयं और केवल स्वयं से संबंध हो। यानी पहले समुच्चय का टोटल अवयव अपने आप से ही संबंध हो। यदि A1 है तो A1 से संबंधित हो, B1 है तो B1 से संबंधित हो, यदि 10 है तो 10 से संबंधित हो, 20 है तो 20 से संबंधित हो। इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो जब पहले समुच्चय के जितना भी अवयव है वह स्वयं से ही संबंधित होगा तो ऐसे फलन को हम लोग बोलेंगे तत्समक फलन। अब देखिए, तत्समक फलन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होती है। कैसे, देखिए, स्वयं का स्वयं से दर्शाना है। मान लीजिए 1 उठाएंगे तो 1 का 1 पर दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फलन स्वयं का स्वयं से है। यदि fx लेकर चलेंगे तो यहाँ पे x दिखाना पड़ेगा, fx बराबर x। अब यहाँ पर मान लीजिए x जब आप वैल्यू 1 उठाते हैं तो यहाँ भी 1 उठाना पड़ेगा, यानी f1 का मान कितना आ गया, आपको 1 आ गया। यही fx के जब 2 उठाएंगे तो 2 उठाना पड़ेगा, स्वयं का स्वयं दिखाना। इसका ग्राफ रेडी करेंगे, मान सर नहीं आपको तो निकालना सिखा देगा, वैसे भी आप इसका ग्राफ रेडी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, मैट्रिक में पढ़े होंगे ग्राफ हल करना, मान सारणी निकाल कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्वयं का स्वयं से दिखाना है, तो ये आपका एक संबंध बनेगा आई ए, मतलब किसी समुच्चय ए का ए से संबंध जो बनेगा स्वयं का स्वयं से संबंध बनेगा। x रखेंगे तो x आएगी, 10 रखेंगे तो 10 आएगी। अब मान लीजिए 1 उठा रहे तो 1 रखने को 1 ही आएगा, तो 1 1 का बिंदु ये मिलेगा, 2 2 का बिंदु ये मिलेगा, 3 3 का बिंदु ये मिलेगा, ऐसे -1 का -1 से -2 का -3 से। तो यहाँ पर जो बिंदु मिल रहे हैं उसको मिलाने पर आपका एक ग्राफ मिल रहा है जिसका जो स्ट्रेट लाइन हो रही है, मतलब सीधी रेखा ग्राफ मिलती है। तो याद रखिएगा, तत्समक फलन
फलन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। और तत्समक फलन होती क्या है, तो जब स्वयं से प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाए तो कहेंगे कि ऐसा फलन एक तत्समक फलन कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आई ए बराबर एक्स, आई ए एक्स बराबर एक्स यानी स्वयं रखेंगे तो स्वयं ही प्रतिबिंब आएगा। और यहाँ पे एक सिंबल, इसको फॉर ऑल कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर ऑल, सभी के लिए। एक्स बिलोंग्स ए, सभी के लिए एक्स जो है ना ए से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा? समुच्चय ए से बिलोंग करेगा। तो जो सिंबल आपको अभी दिखाया हूँ मैं, ये इसको बोलेंगे फॉर ऑल। क्या कहेंगे? फॉर ऑल। अब देखिए, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई तत्समक फलन। अब देखते हैं अचर फलन। अचर फलन क्या होती है? कांस्टेंट फंक्शन इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब अचर फलन क्या होती है कि ऐसा फलन जिसके पहले समुच्चय का जितना भी अवयव रखी जाए, मतलब पहले समुच्चय के सारे अवयव का दूसरे समुच्चय में केवल एक प्रतिबिंब बने, एक ही प्रतिबिंब बनते चले जाए। 1 भी रखे तो वही प्रतिबिंब, 2 भी रखे तो वही प्रतिबिंब, चाहे कोई भी संख्या रखे तो वही प्रतिबिंब है। यानी एक ऐसा फलन जिसके प्रांत के सारे अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में केवल एक बने। वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि एक ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव, एक ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव स्वप्रांत के एक ही अवयव से संबंधित हो। यानी पहले समुच्चय के सारे अवयव दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे फलन को हम लोग अचर फलन के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, यानी एक ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के केवल एक अवयव से संबंधित हो, तो ऐसा फलन अचर फलन कहलाता है। याद रखने वाली बात है। ठीक है ना। अब देखिए, अचर फलन में कुछ मुख्य बातें जानेंगे। अचर फलन में जो परिसर होता है, परिसर में एक ही अवयव होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 1 रखेंगे तो भी आपका वही आएगा, 2 रखेंगे तो भी आपका एक ही अवयव आएगा, 3 रखेंगे तो भी आपका अवयव क्या आएगा? एक ही आएगा। तो कोई भी रखेंगे तो परिसर का जो वैल्यू आएगा हमेशा एक होगा। यानी अचर फलन में परिसर में अवयव की संख्या कितनी होती है? एक होती है। और यहाँ पर तीसरी बात जाननी है, यदि फंक्शन ए से बी में आपको दिया हुआ है और ये एक अचर फलन है, तो इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे एफ एक्स बराबर सी। यानी एक्स का वैल्यू आप कुछ भी रखें, 1 भी रखेंगे तो सी आएगा, 2 भी रखेंगे तो सी आएगा, 4 भी रखेंगे तो सी आएगा, चाहे कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा? आपका सी अचर आएगा। ठीक है ना। और जहाँ पर बोला फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए और सी बिलोंग्स बी, यानी एक्स जो है ना बिलोंग्स कर रहा है किससे? एक्स बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से और बी बिलोंग्स कर रहा है सी से। ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि कोई फंक्शन ए से बी में आपको दिया हुआ है, तो यदि वो अचर फलन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर सी। अब देखिए एफ एक्स बराबर सी, अब एक्स के स्थान पर 1 रखेंगे तो भी आपका अचर ही आएगा सी, 2 रखेंगे तो भी, 3 रखेंगे तो भी, ऐसे डॉट डॉट अप कर सकते हैं। कोई भी आप मान रखेंगे तो उसका केवल एक ही बिंदु मिलेगा, एक ही प्रतिबिंब मिलेगा। तो ऐसे फलन को हम लोग अचर फलन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर चित्र भी आप देख सकते हैं, समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध दर्शाया गया। ठीक है ना। यहाँ पर A1 का भी प्रतिबिंब बी बन रहा है, A2 का भी प्रतिबिंब बी बन रहा है, A3 का भी प्रतिबिंब बी बन रहा है और A4 का भी प्रतिबिंब क्या बन रही है? बी बन रही है। तो यहाँ चित्र को देखकर और इस बात को देखकर आप समझ गए होंगे। अब इसका ग्राफ क्या होगा? देखिए, अब मान लीजिए आप अलग अलग बिंदु रख रहे हैं तो आपका एक ही बिंदु मिलेगा, परिसर में एक ही बिंदु मिलेगा। पहले तो मैं अक्षों को दर्शा दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने देखा कि एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो भी सी मिल रहा है, एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं तो 1 रखने पर सी मिल गया। ये आपका सी वाला बिंदु, ये पूरा सी लेकर चले। 1 रखने पर सी मिला, 2 रखने पर सी मिला, 3 रखने पर सी मिला, ऐसे -1 -2 -3 चाहे कुछ भी रखेंगे तो आपको टोटल बिंदु इसी पर मिलेगा। यानी इसका भी ग्राफ क्या होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है। यानी अचर फलन का ग्राफ हमेशा एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इस बात को अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये थी कि तत्समक फलन, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था कि तत्समक फलन किनके के बीच संबंध बनाता है? तो स्वयं के बीच एक संबंध बनाता है। और अचर फलन में जो होता है ना, अचर फलन के परिसर में केवल एक अवयव होते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर अचर फलन का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं तुल्य फलन या सामान्य फलन के बारे में जानते हैं। अभी तक 2 फलन जान चुके हैं, तत्समक फलन और अचर फलन के बारे में आप जान चुके हैं। अब तीसरा देखते हैं तुल्य फलन या सामान्य फलन क्या होती है। तो यदि आपके पास 2 फलन f और g मौजूद हो तो ये दोनों फलन एक तुल्य या समान फलन तब कहलाती है जब उनका प्रांत आपस में बराबर हो। यानी f का प्रांत बराबर हो जाए g का प्रांत, f का सह प्रांत बराबर हो जाए g का सह प्रांत। यानी f(x) बराबर क्या आना चाहिए? gx आना चाहिए फॉर ऑल x। ध्यान देंगे, कहने का मतलब क्या है कि 2 फलन यदि f और g है तो ये दोनों तुल्य या समान फलन तब कहलाते हैं जब उनका आपस में प्रांत बराबर होगा, सह प्रांत बराबर होगा, उनका परिसर बराबर होगा और f(x) और gx आएगा। जैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए समुच्चय ए आपके पास ये 1,2, समुच्चय बी है 3,6 और यहाँ पर फंक्शन है ए से बी में, और आपको ए से बी में एक फंक्शन क्या बना दिया? f(x) और x² + 2 दे दिया है। ठीक है ना। और दूसरा फंक्शन है जी से बी में आपका फंक्शन है जी ए से बी में आपका फंक्शन है gx = 3x। तो मैं चूंकि यहाँ पर देख रहा हूँ कि f(x) वाला फंक्शन जो है वो x² + 2 दिया है, तो x की जगह यहाँ पर क्योंकि एक x बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो x का मान 1,2 रखते हैं। यहाँ पर
एक्स का मान 1,2 लेकर चलते हैं, ठीक है, एक्स का मान 1,2 लेकर यहाँ पर चलते हैं, ये वन उठाते हैं, 1 तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 3, यहाँ पर 2 उठाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहीं पर मान लीजिए ये उठाते हैं, एक्स का मान 1 उठाते हैं तो 3 और यहाँ पर 2 उठाते हैं तो क्या हो जाएगा 6। यानी यहाँ पर देखिए एफ का जो प्रांत है 3 और 6, एफ का प्रांत 1 2 1 2, ठीक है ना। प्रांत से में मतलब जो रखते हैं इनपुट जिसको हम लोग कहते हैं, इनपुट आपका प्रांत और आउटपुट जो है आपका वो सह प्रांत हो गया। तो यहाँ 1,2 जो आप रखे हैं ये आपका प्रांत है, 1,2 इनका प्रांत बराबर हो गया और सह प्रांत 3 6 3 6 ये सह प्रांत हो गया, 3 6 इनका सह प्रांत भी बराबर है, यानी एफ एक्स बराबर क्या है जी एक्स, ये दोनों आपस में क्या बराबर है। तो दो फलन तुल्य या समान फलन तब कहलाएंगे जब उनके प्रांत आपस में बराबर हो, सह प्रांत आपस में बराबर हो और वो दोनों फलन आपस में बराबर हो। जब ये 3 कंडीशन अप्लाई होते हैं तब जाकर वो तुल्य या समान फलन कहलाते हैं। अब चौथा क्या देखिए, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, इसको पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। तो बहुपद फलन या बहुपदीय फलन जानते हैं। मान लीजिए एफ आर से आर में एक फंक्शन बहुपद फलन कब कहलाएगा, जब आपका एक बहुपद के रूप में रहेगा। कोई भी फलन बहुपदीय फलन कब कहलाएगा, जब वो एक घातांक के रूप में रहेगा, घाट के रूप में रहेगा, पद के रूप में रहेगा। जब वो बहुपद के रूप में रहेगा तब जाकर एक बहुपदीय फलन कहलाएगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 3, मैं बोलूँगा क्या ये बहुपदीय फलन है, तो जी हाँ ये क्या एक बहुपदीय फलन है क्योंकि ये बहुपद के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर है कि कोई भी फंक्शन बहुपदीय फलन तब कहलाती है जब आपका ये वाला अप्लाई हो, मतलब x के घातांक के रूप में, घाट के रूप में हो, यानी a0 x0 a1 x1 a2 x स्क्वायर a3 x3 ऐसे डॉट डॉट an x पावर n तक जाएंगे, जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 ये सब r से बिलोंग करेंगे, प्रांत हो गए, ठीक है ना। और ये n क्या है, यहाँ पर n क्या है, तो n क्या एक ऋणात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर घटती चली जाएंगी संख्या। देखिए एक बात देखिए, तो कोई भी बहुपद फलन बहुपदीय फलन, कोई भी फलन बहुपद या बहुपदीय फलन तब कहलाती है जब वो बहुपद के रूप में होती है। जैसा कि एग्जांपल देख सकते हैं, एफ आर से आर में एक फंक्शन बना है और एफ एक्स और 2x प्लस 3 उठा लिया हूँ, तो ये 2x प्लस 3 क्या एक बहुपदीय फलन है क्योंकि x का अधिकतम घाट 1 है, तो ये क्या है रैखिक बहुपद है। तो जो बहुपद के रूप में होता है उसको बहुपदीय फलन कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पर देखो जी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस √2x दिया गया, तो ये भी क्या है x का पावर 4 घाट वाला आपका बहुपदीय फलन है। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ध्यान देंगे, लेकिन h सच दैट r इज इक्वल r में आपको एक फंक्शन है hx का x पावर 2/3 और प्लस 2x। पहला नंबर तो ये बहुपद है नहीं क्योंकि x का घाट पूर्णांक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब x का जो घात है वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाकर कोई भी फलन बहुपद कहलाएगा। यानी बहुपद कब होता है, कोई भी व्यंजक बहुपद कब होता है, जब x का घाट क्या हो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्या। लेकिन यहाँ पर x का अधिकतम घाट 2 मतलब x का घाट जो है 2/3 है और 2/3 कोई पूर्ण संख्या नहीं होती है, होल नंबर नहीं होती है, इस कारण से ये कोई बहुपद नहीं है, यानी यह बहुपदीय फलन नहीं है। जो बहुपद होगा वो बहुपदीय फलन कहलाएगा, जो बहुपद नहीं होगा वो बहुपदीय फलन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब पांचवा आपको पढ़ना वर्ग फलन, स्क्वायर फंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वर्ग फलन क्या होता है, एफ सच दैट आर से आर, यानी एफ आर से आर में एक फलन आपका वर्ग फलन तब कहलाएगा यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जब मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका वर्ग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग फलन कहलाएगा। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रूप में कोई फंक्शन है तो उसको बोलेंगे वर्ग फलन। यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू है तो उसको बोलेंगे घन फलन, ठीक है ना। तो पांचवा वर्ग फलन, आर से आर में एक वर्ग फलन तब होता है, मतलब आर से आर में एक फंक्शन वर्ग फलन तब कहलाती है जब एफ एक्स बराबर क्या हो जाए एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमेशा एक्स स्क्वायर ग्राफ आपको पढ़ना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ परवलयकार होता है, आप मान सारणी निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको पाराबोला पढ़ना है पूरा का पूरा। 10वां 11वां चैप्टर में आपको ये जानना है कि पाराबोला कैसे निकालते हैं, कैसा इसका चित्र होता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डायग्राम क्या होगा, एक्स क्यू का डायग्राम क्या होगा, और भी बहुत सारे इमेज और वहाँ पर ग्राफ निकालना हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर कोई भी फलन वर्ग फलन तब कहलाएगा जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो। और यहाँ पर जब वर्ग फलन का हम लोग परिसर निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे, तो प्रांत आर होता है, आर का टोटल अब जो रखेंगे तो आपका जो परिसर आएगा वो परिसर उसमें 0 भी शामिल होगा और 0 के बाद टोटल धनात्मक संख्याएं शामिल होंगी, यानी 0 ग्रेटर देन आपका हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल हो जाएगा, x का जो मान होगा वो 0 भी होगा और 0 से बड़ा भी हो जाएगा। उसी बात को लिखा गया कि f का जो परिसर होगा r प्लस यूनियन 0, यानी 0 से लेकर r प्लस तक की संख्याएं होंगी, या x सच दैट x बिलोंग्स टू
एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल जीरो, यानी एक्स का जो मान है जीरो है, जीरो से क्या है बड़ा है। तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जब वर्ग फलन है तो वर्ग फलन का जो परिसर होता है जीरो से लेकर टोटल धनात्मक संख्याएं होती है, और एफ का जो प्रांत होता है वो हमेशा एक रियल नंबर आर होती है। ठीक है, अब देखिए वर्ग फलन का ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो आपका ग्राफ ऐसा पाराबोला आएगा, इसको परवलयकार बोलते हैं, ये परवलयकार आकृति आपका है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचेंगे तो आपका ऐसा आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन आगे आपको जानना है। अभी इतना जानिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ परवलयकार होता है। ठीक है, ये वर्ग फलन का एक ग्राफ हो गया। अब छठा हम लोग जानते हैं घन फलन। अभी मैं बताया था कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो वो वर्ग फलन, यहाँ पे एक्स क्यू कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा घन फलन। तो अब छठा आपको वही पढ़ना है घन फलन। तो कोई भी फलन एक घन फलन तब कहलाता है जब एफ एक्स बराबर क्या होगा एक्स क्यू होगा, और घन फलन का जो चित्र होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। अब ये कैसे होता है इसका भी आगे चर्चा है। अभी आप इतना जानिएगा कि घन फलन का जो ग्राफ होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको बेसिकली बताऊंगा, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे। अभी तो इस वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें आपको मिल रही है देखने को, तो अभी आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानिए, और उसके बाद हम जब पूरे विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो सारी एक एक बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी सस्पिशन में आपको नहीं डालना चाहता हूं कि ये क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है ना, आपको कहीं दिक्कत भी नहीं हो। तो छठा आपको घन फलन पढ़ना है। घन फलन तब कहलाएगा जब एफ एक्स बराबर क्या होगा एक्स क्यू हो। कोई भी फलन आर से आर में एक फलन घन फलन तब कहलाता है जब एफ एक्स बराबर एक्स क्यू होगा, और घन फलन का डायग्राम पिक्चर्स ग्राफ आपका ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे का फलन देखते हैं। अब देखते हैं सातवें फलन को। देखिए सातवां फलन है परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है? परिमेय फलन एक ही प्रांत में परिभाषित बहुपद फलन। एक ही प्रांत में परिभाषित कोई बहुपद यदि आपके पास है, मान लीजिए बहुपद है एफ और जी, तो ये परिमेय फलन कब कहलाएंगे? जब वो बटा में आ जाएंगे। यदि दो बहुपद फलन हमारे पास है तो दोनों का जब बटा कर देंगे, जैसे परिमेय फलन का डिफिनेशन, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप पढ़े ना, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय फलन को रेशनल फंक्शन इंग्लिश में कहेंगे। तो परिमेय संख्या आप पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्यू इज नॉट इज इक्वल जीरो, नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो वही है कि यदि एक ही प्रांत का लेकर चलना है, दोनों एक ही प्रांत का होना चाहिए। ठीक है ना, तो एक ही प्रांत में परिभाषित कोई बहुपद फलन, वो परिमेय फलन तब कहलाएंगी जब एफ एक्स बटा जी एक्स हो जाएगा, जहाँ जी एक्स का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी एफ और जी यदि कोई बहुपद फलन है तो ये परिमेय फलन तब कहलाएंगे जब एफ एक्स बटा जी एक्स, मतलब दोनों का क्या करेंगे बटा करेंगे, इस रूप में आ जाएगा तो कहेंगे कि वो क्या है परिमेय फलन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एफ आर से आर में एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जी आर से आर में एक फंक्शन है जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2। तब इसको हम लोग परिमेय फलन कब कहेंगे? जब दोनों का डिवाइड करेंगे, बटा करेंगे, एफ एक्स बटा जी एक्स, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा जी एक्स का मान एक्स प्लस 2। ये वाला जो रूप आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय फलन कहेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, नीचे वाला मान जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नीचे हो जाएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा खेला। तो एक्स प्लस 2 इज नॉट इज इक्वल जीरो, जहाँ एक्स प्लस 2 का मान नीचे वाले का मान जीरो नहीं होना चाहिए, या तो एक्स का मान -2 भी नहीं होना चाहिए, या तो एक्स प्लस 2 का मान जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे -2। अब सोचिए यहाँ पर -2 रखेंगे एक्स की जगह पर, तो -2 प्लस 2 जीरो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि जहाँ x प्लस 2 इज नॉट इज इक्वल जीरो, और x का भी मान -2 नहीं होना चाहिए। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये था परिमेय फलन। अब आठवां देखते हैं व्युत्क्रम फलन, इनवर्स फंक्शन इसको कहते हैं। अब व्युत्क्रम फलन क्या होती है? तो एक ऐसा आपको फलन लेकर चलना है जिसके प्रांत में जीरो वाला अवयव नहीं हो। ठीक है ना, परिसर सारे हो सकते हैं। ठीक है ना, परिसर जीरो टोटल हो सकते हैं। तो एक ऐसा आपको मतलब समुच्चय लेकर चलना है, जिसके एक ऐसा प्रांत लेकर चलना है जिसके अवयव में जीरो नहीं आवे। ठीक है ना, तो इस प्रांत से इस परिसर में परिभाषित एक फलन व्युत्क्रम फलन तब कहलाता है जब एफ एक्स बराबर 1/x हो। कहने का मतलब कि कोई भी फलन व्युत्क्रम फलन तब कहलाती है जब वो एफ एक्स बराबर 1/x के रूप में होगी, और नीचे वाला मान जीरो कभी नहीं होना चाहिए। इसी कारण से स्टार्टिंग में ही लगा दिया कि आर घटाओ जीरो, यानी आर में सर जीरो को निकाल दीजिए, क्योंकि नीचे जीरो रखेंगे तो इसका मान ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी फलन व्युत्क्रम फलन तब कहलाती है जब वो एफ एक्स बराबर 1/x के रूप में होती है, और उसका प्रांत ये होगा और परिसर ये होगा। अब देखिए व्युत्क्रम फलन का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान देंगे। देखिए व्युत्क्रम फलन का ग्राफ इस टाइप का होता है।
अब इसका ग्राफ आपको आगे जानना है, बेसिकली पूरा एक एक पॉइंट समझना है, ठीक है ना। अब देखिए व्युत्क्रम फलन का ग्राफ इसका होता है, मान लीजिए आप प्लस वाला बिंदु रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1/1 आएगा, 2 रखेंगे तो 0.5 आएगा, तो आपका ये वाला ग्राफ आएगा। यदि माइनस में रखेंगे तो ये वाला आपका ग्राफ आएगा। तो fx बराबर 1/x का ग्राफ आपका ये वाला बिंदु मिलेगा। यहाँ पर बोला है कि जो x का मान उठाना है एक फंक्शन में वो r उठाना है, लेकिन उसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो fx बराबर 1/x का ये ग्राफ होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं मापांक फलन। अब यहाँ से तीन फलन महत्वपूर्ण है, मापांक फलन, चिन्ह फलन और महत्तम पूर्णांक फलन। ये तीनों फलन का यूज आगे चल के हम लोग करेंगे। तो देखते हैं मापांक फलन क्या होता है, इसको मॉडुलस फंक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फंक्शन एफ आर से आर में एक मापांक फलन कहलाता है यदि वो एफ एक्स मोड एक्स के रूप में हो। तो कोई भी फलन एक मापांक फलन तब कहलाती है जब वो एफ एक्स बराबर किस रूप में होगा, मोड एक्स के रूप में होगा। अब देखिए एफ एक्स बराबर मोड एक्स है तो इसको मोड एक्स का दो चिन्ह चलेगा। मोड एक्स क्या होता है, माइनस को प्लस करता है। तो मोड एक्स का मान एक बार प्लस भी उठा सकते हैं, एक बार माइनस भी उठा सकते हैं। तो मोड एक्स का मान एक्स कब उठाएंगे, प्लस एक्स कब उठाएंगे, जब उसका मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा हो, ठीक है ना। इसका मान कब, इसी का जब मान माइनस कब उठाएंगे, मोड एक्स का मान माइनस एक्स कब उठाएंगे, जब इसका मान एक्स का मान 0 से छोटा हो। जब एक्स का मान 0 के बराबर चाहे 0 से बड़ा हो तो उसमें मोड एक्स का मान एक्स उठाएंगे, और इसका मान मोड एक्स का मान माइनस एक्स तब उठाएंगे जब एक्स का मान 0 से छोटा हो। तो मोड एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद मोड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए आप जानते हैं, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स का आप ग्राफ खींचते हैं तो ये वाला होगा प्लस का, और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स का ग्राफ ये होगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आपका मापांक फलन का ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 10वां चिन्ह फलन, साइन फंक्शन इसको कहते हैं। चिन्ह फलन क्या है, एफ आर से आर में परिभाषित फलन एक चिन्ह फलन कहलाता है यदि, चिन्ह फलन कब कहलाएगा, जब एफ एक्स बराबर मोड एक्स बटा एक्स, ये कब उठाना है, जब एक्स का मान 0 नहीं होगा। 0 नहीं होने का मतलब या तो बड़ा हो सकता है तो 0 से छोटा हो सकता है। और एफ एक्स का मान 0 कब उठाएंगे, जब ये उठाएंगे, यानी जब ये इस रूप में होंगे तो इसको साइन फंक्शन कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा विस्तार करके इस रूप में मैं यहाँ पर लिखा हूँ। फंक्शन एफ एक्स बराबर आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एफ एक्स बराबर -1, ये फलन एफ एक्स का मान -1 भी उठाना है, एफ एक्स का मान 0 भी उठाना है, और एफ एक्स का मान 1 भी उठाना है। लेकिन एफ एक्स का मान -1 कब उठाएंगे, जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा। एफ एक्स का मान 0 कब उठाएंगे, जब एक्स का मान 0 के बराबर होगा। एफ एक्स का मान 1 कब उठाएंगे, जब इसका मान एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। ध्यान से समझिएगा ये मान कैसे आ रही है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्स से लेस देन 0 जा रहा हूँ, एक्स का मान 0 से छोटा जा रहा हूँ, तो 0 से छोटा -1, -2, -3, -4 ये सब जा सकते हैं बिंदु। तो वही जब एक्स का मान 0 से छोटा जा रहा हूँ तो मैं एक्स का मान -2 ले लिया, तो -2 अब बटा क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर रखेंगे ना भाई। जब लेस्टन में जा रहे हैं एक्स लेस देन 0 तो एक्स का मान -2 में ले लिया, या -3 आप -1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे -2, मॉडुलस के अंदर चल जाएगा, और बटा -2, तो -2 का मॉडुलस 2 निकलेगा, बटा में -2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। एक्स का मान -2 आप उठा रहे हैं कब, जब लेस देन होगा, तो -2 का मॉडुलस अब बटा -2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस का मॉडुलस क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पर -2, ये कटिस होगा, निकलेगा -1। तो जब लेस देन उठाएंगे ना तो हमेशा फंक्शन का मान क्या आएगा, आपका -1 आएगा। अब वही जब एक्स का मान 0 के बराबर उठाएंगे तो वहाँ पर फंक्शन का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब वही जब एक्स का मान 0 से बड़ा उठाएंगे तो 0 से बड़ा 1, 2, 3, 4 कुछ भी उठा सकते हैं। तो मान लीजिए 0 से बड़ा उठा रहे हैं, 0 से बड़ा आप 1 भी उठा सकते हैं, 2 उठा ले रहा हूँ मैं, तो 2 का मॉडुलस बटा 2 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो साइन फंक्शन का जो मान होता है, जो परिसर होता है, वो होता है -1, 0, 1। क्या होता है, साइन फंक्शन का परिसर हमेशा क्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन फंक्शन का परिसर -1, 0, 1 ये होता है साइन फंक्शन का परिसर। और इसका ग्राफ क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। अब देखिए इसका ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर रेडी है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। पहले का बिंदु जब एक्स का मान 0 उठाएंगे तो फंक्शन का मान क्या आएगा, 0, तो ये वाला आपका फंक्शन का मान 0 यहाँ पर दर्शा दिया गया है। वही जब एक्स का मान 0 से छोटा उठा रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, 0 से छोटा, तो फंक्शन का मान -1 आ रही है, ठीक है ना। वही ध्यान देंगे यहाँ पर जब एक्स का मान 0 से छोटा उठा रहे हैं, 0 से छोटा आपका इधर बढ़ेगा, इधर -1, -2 ये सब क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो 0 नहीं उठाना है, ये नहीं बोला है। देखिए मैं यहाँ पर पूरा डॉट को रंग दिया हूँ, यहाँ पर पूरा एकदम, ये आपका क्या है, दर्शाता है कि आपने 0 को उठाया है। लेकिन यहाँ पर गोले के अंदर कोई रंग नहीं भरा हुआ है, गोला खाली दिखाई दे रही है, आपको व्हाइट दिखाई दे रही होगी, ये दर्शाता है कि उस बिंदु को आपने नहीं उठाया। तो बोल रहा है कि एक्स लेस देन 0, जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान -1 उठाना है। तो यहाँ पर एक्स का मान जो ना वो 0 नहीं है,
जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के बाद वाले चाहे जीरो के पहले वाले सारे बिंदु को आप उठा लिए हैं, ठीक है ना। तो जीरो से सारी छोटी बिंदु को मैं उठा लिया हूँ इधर। तो ये वाला ग्राफ हो गया आपका y बराबर -1 का, यानी f(x) बराबर -1 का। अब देखिए यहाँ पर ये तो मैं दर्शा रहा जीरो को। अब देखते हैं जब x का मान जीरो से बड़ा होगा, जीरो नहीं उठाना, जीरो से बड़ा है, तो भी फंक्शन का मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये 1 आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 1 नहीं उठाना, 1 से बड़ा चलना, जीरो नहीं उठाना है, जीरो से बड़ा आपको चलना ये बिंदु लेकर। तो ये आपका ग्राफ हो गया साइन फंक्शन का, ठीक है ना। अब देखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन इसको कहते हैं, ठीक है ना। महत्तम पूर्णांक फलन है एफ आर से आर में एक महत्तम पूर्णांक फलन तब कहलाता है जब f(x) का मान इस रूप में होगा, मैट्रिक्स x भी इसको कह सकते हैं, और इसका मान जो है ना x के बराबर या x से छोटा होनी चाहिए। मैट्रिक्स x का मान या तो x के बराबर होनी चाहिए, चाहे उससे छोटा होनी चाहिए। अब इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर दर्शाया गया। इसका ग्राफ थोड़ा रोचक है, थोड़ा ध्यान देंगे और बेसिक से समझेंगे। देखिए पहली बात है कि इसका मतलब है क्या, मैं आपको समझाना चाहूँगा इसका मतलब है क्या। मान लीजिए यहाँ पर ये मोड मैट्रिक्स x है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स x के जगह पर मैं मान लीजिए 1.4 रखता हूँ, तो इसका मान जानते क्या उठाएंगे आप, 1 उठाएंगे। मतलब ठीक है, इसका करेक्टली बिंदु जो वो उठाना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 1.9 रखता हूँ, तो भी इसका मान क्या उठाएंगे, 1 ही उठाएंगे। अब वही मैं यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर रख रहा हूँ 2.4, तो इसका मान कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए 0.9 तक मैं एक बार मैट्रिक्स के अंदर क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो भी वैल्यू 0 आएगा। 0.1 रखा तो भी 0 आएगा, 0.2 रखा तो भी वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। कहने का मतलब है उसका अंतिम पॉइंट तक बिंदु करेक्ट हो जाता है। इस बात को समझिए। यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि मोड x का मान -1 कब आएगा, जब x का मान -1 उठाएंगे, -1 उठाएंगे, -1 से बड़ा बढ़ेंगे और 0 से छोटा उठाएंगे। यानी x का मान -1 से उठाना शुरू करेंगे और 0 से छोटा उठाएंगे, तो उस कंडीशन में उसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। महत्तम पूर्णांक फलन मैक्सिमम इंटीग्रल फंक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर 1.4 रख दिया तो क्या आ गया, 1 आ गया। 1.5 रख दिया तो भी क्या आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 1.9 तक रख दिया तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1.1 से लेकर यानी 1 से लेकर 1.9 तक वो सिर्फ 1 ही आएगा। ऐसे ही मान लीजिए मैं 2 रख रहा हूँ सिर्फ, तो 2 का 2 ही निकलेगा। लेकिन 2.1 रखूंगा तो सिर्फ क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। ऐसे ही 2.2 का निकालूंगा तो 2 निकलेगा। ऐसे ही मान लीजिए बढ़ते बढ़ते मैं 2.9 तक चला गया मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या निकलेगा आपका, 2 ही निकलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 3 उठाएंगे तो 3 का 3 ही निकलेगा। तो ये धनात्मक में माना रहा है, ठीक है ना। अब यही मान लीजिए कि ऋणात्मक की बात करते हैं, यहाँ पर इसको मैं मिट कर देता हूँ समझने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं बिंदु डाल दे रहा हूँ आपका -2.3, तो -2.3, तो -2.3 से छोटी कौन है, तो यहाँ पर मान हो जाएगा -3। बात ध्यान देने वाली है कि उससे छोटी। मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ -2.4, तो भी इसका मान कितना आएगा, -3। ऐसे बढ़ते बढ़ते आप कहाँ तक चलेंगे, -2.9 तक जाएंगे तो भी वैल्यू आपका निकलेगा -3। उसके बराबर चाहे उससे छोटी चलना है, ये वो शुरू में ही बोल दिया वैल्यू। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं यहाँ पर रखना स्टार्ट करता हूँ -3.1, तो -3 1.1, इससे छोटा क्या हो जाएगा, -4। तो इसका मान लगभग किसके नज़दीक जाएगा, -4 के नज़दीक जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक और लेकर चलते हैं -1.2, तो इसका मान क्या आ जाएगा, सिर्फ -2 होगा। क्यों, क्योंकि -1 जो है ना, -1 से छोटा क्या होगा, -2 होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो महत्तम पूर्णांक फलन, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। तो यहाँ पर -1 कब उठाएंगे, जब उसका मान उसी से स्टार्ट करके उसके अंतिम बिंदु तक जाएंगे, ठीक है ना, उससे छोटा। और यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन का मान 0 कब उठाएंगे, जब x का मान 0 भी उठा रहे हैं और 1 से छोटा उठा रहे हैं, तब तक वो 0 आता रहेगा। और इसका मान महत्तम पूर्णांक फलन का मान 1 कब आएगा, जब 1 उठाएंगे और 2 से छोटा उठाएंगे, तब तक वो वैल्यू क्या आता रहेगा, आपका वैल्यू आता रहेगा 1। एंड 2 से छोटा 1.9 तक वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब मान लीजिए कि आप 3.1 से लेकर 3.9 तक वैल्यू रख रहे हैं, तो भी आपका वैल्यू कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान से फॉलो करिएगा, ग्रहण करिएगा। ये आपका महत्तम पूर्णांक फलन है। अब इसका ग्राफ मैं कैसे दर्शाया हूँ, तो आप 0 उठा रहे हैं तो 0 उठाने पर 0 आएगा। और मान लीजिए आप जैसे 1.9 उठाएंगे
दो उठाएंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 1.9 तक आपका वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये यानी 0 से लेकर 0.9 तक वैल्यू आपका मिल रहा है, लेकिन 1 नहीं मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि 1 का 1 आएगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर 0.9 का ग्राफ होगा, यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है। ये वाला जो बिंदु है 1 से लेकर 1.9 तक मौजूद है, 2 यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वाला ग्राफ है 2 से लेकर 2.9 तक मौजूद है, लेकिन 3 मौजूद नहीं है। ये वाला ग्राफ है 3.1 से लेकर 3.9 तक मौजूद है, लेकिन 4 मौजूद नहीं है। यहाँ पर ठीक वैसे ही उल्टा है कि -1 से जब स्टार्ट करो तो -1 मौजूद है, लेकिन 0 मौजूद नहीं है। -2 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर -1 मौजूद नहीं है। -3 मौजूद है, लेकिन यहाँ पर -2 मौजूद नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर छोटी दर्शाना है। यहाँ पर मान लीजिए -1 मैं 2 रख रहा हूँ, -1 मैं 2 रख रहा हूँ, तो वहाँ पर -1.2 का मान क्या निकलेगा, वहाँ पर 2 निकलेगा, क्योंकि छोटी उठाना है। मान लीजिए जिसके करीब बिंदु पहुँच रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए -1.4 रख दिया आपने, तो इसका मान -1 नहीं, इसका मान निकलेगा -2, क्योंकि -1 से ठीक छोटी जाना है। इससे छोटा क्या होगा, -2 होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका किसका, महत्तम पूर्णांक फलन। अब देखते हैं फलनों का कुछ बीज गणित जानना है, जोड़ घटाव जानना है। f + g का गुणा यदि x से करते हैं तो ये अलग अलग फंक्शन बना लेगा, fx + gx बना लेगा। वही इसका सब्सट्रैक्शन देखते हैं, घटाव x से गुना करेंगे तो fx घटाव gx, f × g का x से गुना करेंगे तो fx × gx हो जाएगा। वही डिवाइड की यदि गुना करेंगे f/g का x से गुना करेंगे तो fx/gx हो जाएगा, जहाँ gx का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए किसी फंक्शन के साथ किसी अचर का गुना है k × f, तो यहाँ पर x से गुना करेंगे तो k बाहर निकल जाएगा, k × fx हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका टोटल का टोटल सूत्र क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निर्धारित करना है। कहने का मतलब बताना है कि कौन फलन है और कौन फलन नहीं है, और जो फलन है उसका परिसर आपको ज्ञात करना है। सो देखिए मैं फलन बता दिया था, फलन कब होगा, जब क्रमित युग में दिया हो, कोई संबंध दिया है तो वहाँ पर पहला घटक समान नहीं होना चाहिए। किसी भी संबंध का यदि पहला घटक समान नहीं है तो वो फलन कहलाता है। यदि उसका पहला घटक समान है तो वो फलन नहीं कहलाएगा। देखते हैं 1 नंबर, इसका पहला घटक देखना, 2, 5, 8, 11, 14, 17। क्या पहला घटक कहीं समान दिखाई दे रहा है, नहीं, इसका पहला घटक अलग अलग है, इसलिए यह क्या है, फलन है। तो यहाँ पर भाषा क्या लिख देंगे, यह एक फलन है क्योंकि यह एक फलन है क्योंकि इनका पहला घटक समान नहीं है, समान नहीं है। अब जब ये फलन है तो इसका परिसर निकालना है, तो निकाल लीजिए परिसर बराबर, परिसर क्या हो जाएगा, तो जो दूसरा घटक होता है 2 रखने पर इसका प्रतिबिंब 1 आ रहा है, तो यहाँ पर परिसर देखिए सबका कितना आएगा, 2 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, 5 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, 8 का भी प्रतिबिंब 1 बन रहा है, मतलब सबका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसका परिसर क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 1 का 2 में, यहाँ पर 2, 1, 4, 2, यहाँ पर पहला घटक देखना, पहले तो जांच करेंगे फलन है कि नहीं। पहला घटक सिर्फ देखना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्या पहला घटक कहीं समान दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, फलन है। लिख देंगे, इसलिए यह एक क्या है, फलन है, क्योंकि इनका पहला घटक समान नहीं है। अब इसका परिसर भी निकालना, जब ये फलन है तो इसका परिसर भी निकालना। परिसर क्या हो जाएगा, तो दूसरा घटक क्या, 1, 2, 3, 4, देखिए इसका दूसरा घटक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दूसरा घटक है, वो दूसरा घटक उसका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखते हैं पहले ये फलन है कि नहीं, तो पहला घटक देखते हैं 1, 1, यहीं पर देखिए इन दोनों क्रमित युग्म का पहला घटक सेम है 1, 1 और दूसरा घटक 2 है, यानी यहाँ पर लिख देंगे यह एक फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों, क्योंकि 1, 3 और 1, 5 में, ये 1, 3 और 1, 5 में इनका पहला घटक समान है, पहला घटक समान है। देखिए फलन कब होता है, जब उनका पहला घटक अलग अलग होगा, समान नहीं होगा। यहाँ पर पहला घटक 1, 1 है, इसका अंश ये फलन नहीं है। जब फलन नहीं है तो इसका परिसर भी नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जरा सा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत निकालना है।
पहला आपको देना दिया प्रांत और परिसर निकालना। पहला आपको दिया एफ एक्स बराबर माइनस मॉडुलस एक्स, और क्या क्या निकालना है, प्रांत भी निकालना है और इसका परिसर भी आपको डिफाइन करना है। तो ये 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें 2 क्वेश्चन दिया था। 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर माइनस मॉडुलस एक्स, और ये वास्तविक फलनों का प्रांत और परिसर आपको निकालना है। यानी एक्स का मान यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स बिलोंग्स किससे कर रहा है, वास्तविक संख्या से। अब सोचिए एक्स का मान मैं 1 रख, क्योंकि वास्तविक संख्या से बिलोंग्स करना है। एक्स का मान कुछ भी आप यहाँ पर रखते हैं, ध्यान देंगे, एक्स का मान आप कुछ भी रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 1 का मॉडुलस 1 ही निकलेगा, 2 का मॉडुलस 2 ही निकलेगा। यदि माइनस में भी आप जाते हैं, -1 रखेंगे तो भी 1 निकलेगा, क्योंकि -1 का मोड क्या होगा, प्लस होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, जब एक्स का मान 1 उठा रहे हैं तो एफ एक्स के यहाँ पर क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पर माइनस मॉडुलस एक्स के यहाँ पर 1 रखेंगे, तो माइनस और 1 का मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, ठीक है ना, माइनस ही आ रहा है, ठीक है। और यही देखी जाए एक और लेते हैं, जब एक्स का मान 2 लेंगे तो f2 ये माइनस मॉडुलस एक्स के यहाँ पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस 2 का मॉडुलस क्या होगा 2 होगा, ठीक है, -2 आ जा रही है। यही माइनस में यदि आप बिंदु लेकर चलते हैं एक्स बराबर -1 आप लेकर चलिए, ठीक है ना। एक्स बराबर क्या लेकर चल रहा हूँ, माइनस में लेकर चल रहा हूँ एक्स बराबर, तो यहाँ पर -1 रखेंगे तो बाहर माइनस है, अब मोड के अंदर -1 रखना पड़ेगा, तो बाहर माइनस है तो माइनस, अब माइनस का मोड क्या होगा प्लस हो जाएगा, -1 ही आ रही है। और यही देखी जाए जब एक्स का मान -2 लेकर चल रहे हैं तो भी आपको क्या मिल रहा है माइनस, अब मोड के अंदर -2 रखना पड़ेगा, तो -2 का मोड क्या निकलेगा 2 निकलेगा। वही यदि 0 लेकर चली जाए 0, तो यहाँ पर मान लीजिए जब x का मान 0 उठाकर चलेंगे, इसका भी यूज करेंगे f 0 लेकर चलेंगे, यहाँ पर f का मान 0 लेकर चलेंगे तो f0 x का मान, और यहाँ माइनस मोड 0 0, यहाँ पर मोड 0 का मोड क्या होगा माइनस, 0 का मोड 0 होगा, और 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो वो धनात्मक होता है ना तो वो ऋणात्मक होता है। एक बात पहले क्लियर करिए, ये मैं रख क्या रहा हूँ, तो ये सब वास्तविक संख्या रख रहा हूँ, ये आपका प्रांत हो गया, और परिसर क्या आ रहा है, सब ऋणात्मक आ रहा है। 0 छोड़कर और जो संख्या रखेंगे वो सब क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। आप -1 -10 -50 -60 रखेंगे तो भी वो ऋणात्मक ही आएगा, क्योंकि बाहर जो लगा ना, बाहर माइनस है, ये बाहर वाला माइनस जो है ना सारी संख्याओं को ऋणात्मक बना दे रही है। तो 0 और 0 छोड़कर जितनी भी संख्याएं बच रही हैं वो सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो आप कौन कौन से बिंदु रख रहे हैं, तो टोटल आप क्या रख रहे हैं, तो आप टोटल वास्तविक संख्या रख रहे हैं, क्योंकि 0 -1 -2 ये सब क्या एक वास्तविक संख्या है, यानी इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो प्रांत हो जाएगा वो एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब इसका परिसर भी निकालना है, तो जरा इसका परिसर का भी ख्याल करते हैं, रेंज का। इसका परिसर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, परिसर आप 0 भी आ रहा है और 0 छोड़कर टोटल ऋणात्मक संख्याएं आ रही है, तो लिख सकते हैं 0 के साथ ऋणेतर संख्याएं, यानी परिसर क्या आएगा 0 के साथ ऋणेतर संख्याएं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, शून्य के साथ ऋणेतर संख्याएं, ऋणेतर संख्याएं, ये आपका क्या आएगा, परिसर आएगा। 0 भी आ रही है, टोटल माइनस संख्या आ रही है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 तो आ ही रही है, ये बड़ा ब्रैकेट दर्शाता है कि 0 भी उठाना, 0 आ ही रही है, लेकिन माइनस इन्फिनिटिव, 0 से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना। यानी इसका जो मान है 0 आ रहा है और 0 से कहाँ तक आपका पूरा माइनस में हिल जा रहा है, तो इसका परिसर आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटिव तक, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये परिसर या प्रांत आपका निकल गया 1 नंबर। अब देखते हैं इसका 2 नंबर जरा सा क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर √9 - x स्क्वायर। इसको भी ध्यान से समझेंगे और इसके क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर जो x है वो वास्तविक संख्या से बिलोंग्स किया है, तो सोचिए यहाँ पर x के कितने मान के लिए f(x) परिभाषित हो जाएगा, x के कौन कौन से मानने के लिए। मान लीजिए x का मान मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ, x का मान 4 रखता हूँ, तो 4 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि x का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 में से 16 घटा देंगे -7, तो रूट के अंदर -7 कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि x का मान आप 4 नहीं उठा सकते हैं। अब कम चेक करिए, x का मान 3 रखता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 का रूट क्या होता है 0 होता है। इसका मतलब है कि x का अधिक से अधिक मान आप 3 उठा सकते हैं। कितना उठा सकते हैं, 3 उठा सकते हैं। अब कम से कम में आइए, तो x का मान -4 रखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि -4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा -7, और माइनस जो होता है ना रूट के अंदर परिभाषित नहीं होता है। तो x का जो मान है यहाँ पर, x का जो मान है 3 उठाएंगे और 3 से लेकर -3 तक उठाएंगे, तो ये टोटल उस पर परिभाषित होगा 4 के बाद 4 से लेकर 4 के बाद वाली, और -3 के बाद वाली संख्या पर परिभाषित नहीं होगा, जैसे -4 -5। जैसे यहाँ पर ध्यान देते हैं
एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं यहाँ पर, समझते हैं कि जब x का मान, मान लीजिए कि मैं x का मान यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, तो रूट अंडर 9 घटाओ x के जगह पर 1 रख दिया मैंने, 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 घटाओ 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 8, 8 का रूट क्या होता है 2 रूट 2, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ, ठीक है ना, रूट अंडर 9 घटाओ 3 का स्क्वायर एक्स के ऊपर रखेंगे, तो रूट अंडर 9 घटाओ 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या आ गया 0, 0 का रूट क्या होता है 0 होता है। और यही मान लीजिए कि एफ एक्स के ऊपर मैं 4 लेकर चल रहा हूँ, तब देखिएगा 9 घटाओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर 4 का स्क्वायर रखेंगे, तो रूट अंडर 9 घटाओ 4 का स्क्वायर 16, तो 9 में से 16 घटा देंगे, रूट है तो रूट 9 में से 16 घटाएंगे तो -7, ये नॉट इज इक्वल होता है, यानी ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस होती नहीं है, रूट के अंदर माइनस आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 तक के लिए संभव नहीं है, ये अधिक से अधिक बिंदु 3 के लिए संभव है। यही मैं यहाँ से माइनस में आऊँ, माइनस की बात करूँ, मान लीजिए मैं -1 यहाँ पर वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है ना, तो रूट अंडर 9 घटावे एक्स के जगह पर रख दूंगा -1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 घटाओ -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पर रूट अंडर 8 आएगा, वही 2 रूट 2 आएगा, ठीक है ना। अधिक से अधिक बिंदु यदि मान लीजिए मैं -3 यहाँ पर रखता हूँ, तो 9 घटावे एक्स के जगह पर रखना पड़ेगा -3 का स्क्वायर एक्स के जगह पर, तो रूट अंडर 9 घटावे -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा 0, 0 का रूट क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। और यदि -4 रखेंगे तो वही वाले बिंदु आएगी, रूट के अंदर माइनस आएगी, ये संभव नहीं होगा। यानी ये अधिक से अधिक मान की कौन कौन से बिंदु के लिए परिभाषित है, ये अधिक से अधिक बिंदु के लिए परिभाषित हो रहा है आपका x बराबर 3 और x बराबर -3 तक के लिए बिंदु के लिए परिभाषित हो रही है। कौन, जो दिया गया फंक्शन है वो x बराबर 3 से लेकर x बराबर -3 तक के लिए परिभाषित है, यानी इसका प्रांत जो है ना 3 से लेकर -3 तक जाएगा। अब इसका परिसर क्या आएगा वो भी मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है 3 से लेकर -3 तक के लिए परिभाषित है, यानी 3 से लेकर -3 तक की बिंदु इसमें आप रह सकते हैं। यानी यहाँ पर प्रांत जो निकला इसका, इसलिए प्रांत, इसका प्रांत जो निकला वो -3 बड़ा ब्रैकेट दर्शाएंगे, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट दर्शाता है कि उस बिंदु से उठाकर लेकर चलना है। पहला चैप्टर में आपको बताया गया है, तो 3 से लेकर -3 तक के बिंदु आपको उठाकर चलना है, ठीक है ना। ये बड़ा ब्रैकेट यही दर्शाता है, यानी यहाँ पर प्रांत 3 से लेकर -3 तक आप रख सकते हैं। अब इसका परिसर क्या आएगा उसकी भी थोड़ी कोरी कल्पना कर लेते हैं, ठीक है। परिसर, अब देखिए वो परिसर इसका क्या आएगा। अब सोचिए x का अधिक से अधिक मान क्या रख सकते, क्या नहीं रख सकते। अब यहाँ परिसर की चर्चा करी जाए तो यदि x का मान मान लीजिए मैं 0 रखता हूँ, तो x का मान 0 रखूंगा, x का मान 0 रखूंगा तो 9 में से 0 घटेगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9 होगा, 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब वही यदि मैं x का मान 9 रखूँ तो यहाँ पर फंक्शन का मान क्या आएगा 0 आएगा। यानी इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा या तो 0 या तो 3 आएगा, यही आएगा, या तो 0 आ सकता है नहीं तो 3 आ सकता है। ये 0 और 3 के लिए परिभाषित होगा, यानी -3 से लेकर -3 तक यदि इसमें वैल्यू रखी जाए तो इसका जो मान होगा वो 0 से लेकर 3 के बीच में ही आएंगे। जैसे मान लीजिए 3 में यहाँ पर रखता हूँ, 3 में यहाँ पर वैल्यू रखता हूँ तो 0 आएगा। अब -3 रखता हूँ तो भी 0 आएगा, और 3 से छोटा रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर 3 से छोटा रखता हूँ, 3 से छोटा वैल्यू, तो 3 से छोटा यदि मैं वैल्यू रखता हूँ तो 2 रखता हूँ, 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 9 में से 4 घटेगा 5, 5 का रूट का मान होता है 2.25 होता है ये, ठीक है ना, 2.24 होता है लगभग। तो यहाँ पर जो है ना 3 से लेकर -3 तक का जो मान होगा, इसके बीच वाला जो मान इसमें पुट करेंगे वो मान 0 से लेकर कहाँ तक आएगा 3 तक आएगा, ठीक है ना। एक मैं आपको एग्जांपल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। मान लीजिए एफ एक्स के जगह पर मैं कितना लेकर चल रहा हूँ, x के जगह पर मान लीजिए मैं 2 लेकर चल दिया, ठीक है ना। तो रूट अंडर 9 घटाओ 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 9 घटाओ 2 का स्क्वायर 4, तो रूट अंडर 5 आएगा। रूट अंडर 5 का मान लगभग होता है 2.24 होता है, यानी ये होता है, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं अधिक से अधिक बिंदु लेकर चल रहा हूँ, और ये जानते हैं ये किन के बीच में आ रहा है, 3 के बीच में आ रहा है, ये 3 के बीच में। यही मान लीजिए मैं 3 लेकर चलता हूँ तो रूट अंडर 9 घटाओ 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा वैल्यू 0 आएगा। यानी देखी जाए अधिक से अधिक बिंदु 3 आपको उठाना है, 4 नहीं उठाना है, यानी इसका मान अधिक से अधिक 0 और किसके बीच में आएगा 3 के बीच में आपका वैल्यू आ जाएगा, 0 और 3 के बीच में सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। यानी यहाँ पर जो परिसर का इसका जो मान निकल रही है वो हो जाएगा x उसके बाद 1 मिनट x यहाँ पर 0 ग्रेटर देन इज इक्वल x लेस देन इज इक्वल 3, यानी x का मान 0 से लेकर 3 तक आप रख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि 0,3 आप बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका ये मतलब वही हुआ कि 0 से लेकर 3 तक का वैल्यू आपको रखना है। यानी यहाँ पर प्रांत जो आया, प्रांत को इसमें रखेंगे तो इसका जितना भी वैल्यू होगा, क्योंकि प्रांत का मतलब हो गया इनपुट आप रख रहे हैं, परिसर का मतलब हो गया आउटपुट जो आपका निकला। तो देखिए, तो इस 3 से लेकर -3 का जब इसमें बिंदु रखेंगे तो टोटल आपका मान जो है ना 0 से लेकर 3 के बीच में आएगा। तो 0 से लेकर 3 के बीच में वाला मान जो है ना परिसर कहलाएगा। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक फंक्शन आपको दिया, उस फंक्शन में क्या बोला है कि f0, f7 और f-3 का मान निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए f0 x का मान कितना रख दिया 0, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। 2 गुना x का मान 0 घटावे 5। अब देखिए 2 का 0 से गुना करेंगे 0 और घटावे -5, तो 0 का -5 से घटाएंगे -5, ठीक है ना। तो f0 का मान निकल गया। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 3 का 2 नंबर f7 का मान निकालना है। तो x के जगह पर 7 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे 2 गुना x के जगह पर 7 घटावे 5, 2 7 14 घटावे 5 कितना आएगा, 14 में से 5 घटेगा 9। यहीं पर अब निकालना -3, f-3 का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर 2 गुना x से x पर रख देंगे -3 और -5, तो 2 का -3 से गुना कर देंगे -6 घटावे -5, मान निकल जाएगा यहाँ पर -11। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा सा 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक फलन का मान दिया है, टी के रूप में फलन है, ध्यान देते हैं। टीसी बोल रहा है कि टीसी का जो मान है वो है 9c अब बटा 5 अब प्लस 32 32। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका 1 नंबर मान क्या निकालना है। यहाँ पर एक नंबर मान निकालना है T0 का, इसका 2 नंबर मान निकालना है T28 का, इसका 3 नंबर मान निकालना है T-10 का, और इसका 4 नंबर मान निकालना है। 4 नंबर में C का मान डिफाइन करना है, ठीक है ना। 4 नंबर में C बराबर वाट बताना है, लेकिन TC का मान उस समय दे दिया है। TC का मान 212 दिया है, ठीक है। C का मान निकालना है जब TC का मान 212 उठा के चल दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहले T0 निकालना है, C की जगह पर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 9 गुना C है ना, C की जगह पर 0 रखेंगे बटा 5 अब प्लस 32। अब देखिए 9 का 0 से गुना करेंगे 0 अब बटा कितना 5 अब प्लस 32। तो 0 का कुछ भी बटा करेंगे 0 होता है प्लस 32, बराबर मान क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अब यहाँ पर T28 निकालना है, यानी C का मान 28 रख के चलना है। तो रखते हैं 9 गुना C की जगह पर 28 अब बटा कितना 5 अब प्लस 32। यहाँ पर 9 का 28 से गुना करिए, 9 8 72 का 2 हाथ में बच्चे 7 और 9 दूना 18 7 25 252, ठीक है। अब बटा 5 अब प्लस 32, इसके बटा में 1 छुपा। अब देखते हैं यहाँ पर 5 1 का लसा लेंगे 5 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 1 का 252 से गुना करेंगे तो 252, अब प्लस 1 के पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 का 32 से गुना कर देंगे तो 160 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 का 2 से 2, 6 का 5 से 6 5 11 और 2 1 3 3 कितना हो गया 4, 412 बटा 5 हो गया। चाहेंगे तो इसको डिवाइड भी आप कर सकते हैं, कर दीजिए। 5 8 40, ठीक है। एक बचेगा 1 2 12, 5 दूना 10 दशमलव और 5 पंचों 20, यानी आपका लगभग 82.4 आएगा मान, ठीक है। अब यहीं पर T-10 का मान निकालना है, x का मान -10 रखना है। रखते हैं यहाँ पर इसमें इसी फलन में 9 गुना C का मान कितना लेकर चलना है -10 अब बटा है 5, तो 5 प्लस कितना 32 है। यहाँ पे 31 होगा, 5 का 5 5 दूना 10, ठीक है ना। तो 9 का -2 से गुना करेंगे तो -18 अब प्लस कितना है 32, तो 32 में से 18 घटा देंगे 14। तो इस प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसका 4 नंबर में बोल रहा है कि C का मान निकालना है, कब, जब TC का मान 212 उठाएंगे। लिख देते हैं, चूंकि TC का मान 212 है, ठीक है ना। तो TC का सूत्र आपको यहाँ पर मालूम है, TC का मान कितना 9C बटा 5 अब प्लस 32 अब बराबर 212। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 9C बटा 5 बराबर 212, ये प्लस 32 को इधर लाते हैं -32 हो जाएगा। 9C बटा 5, तो 212 में से 32 घटा देते हैं, 2 2 घटेगा 0, 3 13, यहाँ पर 11 में से 3 घटेगा 8 और 1 हो जाएगा 180 आ रही है। अब इधर 5 भागा में, इधर चलाएंगे गुना में, यहाँ पर 9C गुना में, इधर चलाएगा बटा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा के सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर C का मान निकालने की ओर आ जाते हैं, C बराबर 180, ये भागा में है तो गुना में चलाएगा 5, यहाँ पर 9 जो है ना C के गुना में है तो ये चलाएगा बटा में, तो 31 हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 20 बार में 31 हो जाएगा। इसलिए C का जो मान आ जाएगा आपका 20 बचे 100, C का मान कितना आ गया आपका 100 आ गया। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर
4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया, एक फंक्शन दिया है, ठीक है ना। इसमें 3 क्वेश्चन है, 5 में 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि परिसर निकालना है, जो भी फलन उसका परिसर डिफाइन करना है। चलिए परिसर निकालते हैं। एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोला है कि एक्स का मान आर से बिलोंग्स कर रहा है, मतलब वास्तविक संख्याओं से बिलोंग कर रहा है, लेकिन एक्स का मान 0 से बड़ा उठाना है, 0 भी नहीं उठाना है, 0 से छोटा भी नहीं उठाना है, एक्स का मान 0 से हर स्थिति में आपको बड़ा उठाकर चलनी है, ठीक है। तो बात को ध्यान से समझिए। अब एक्स का मान 0 से बड़ा उठाना है, तो 0 से आप बड़ा रखते चलिए। देखिए क्या आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हमें आउटपुट निकालना, परिसर निकालना है। इनपुट आपका प्रांत हो गया, आउटपुट क्या हो गया, आपका परिसर हो गया। तो 0 से बड़ा वैल्यू आप रखिए यहाँ पर। 0 से बड़ा वैल्यू में 1 रखता हूँ, तो 1 होगा 2 घटावे 3 गुना 1, कितना आएगा 2 घटावे 3 का 1 से गुना कर देंगे 3, तो इसका मान कितना आ रहा है -1। ऐसे ही 2 रख देते हैं, तो 2 घटावे 3 गुना x यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 घटावे 3 गुना कितना हो जाएगा 6, 2 घटावे 3 गुना 6, 2 घटावे 3 गुना 6, यहाँ पर निकलेगा -4। ऐसे ही F3 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 घटावे 3 गुना 3, तो 2 घटावे 3 के 9 कितना निकल रहा है -7, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी अगर 0 से आप वैल्यू रखते हैं तो टोटल किसमें आ रही है, ऋणात्मक संख्या आ रही है। इसका मतलब इसका जो परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा वो हो जाएगा, परिसर आप लिख सकते हैं ऋणेतर संख्या है। इसका जो परिसर हो जाएगा ऋणेतर संख्याओं का संग्रह। इसका परिसर क्या आएगा, टोटल ऋणेतर संख्याएं आएंगी। या इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटिव, या 0 उठा दीजिए, या माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0 इसका परिसर आ सकता है। कैसे, क्योंकि 0 तो आपको उठाना नहीं है, 0 से बड़ा आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। 0 से बड़ा वैल्यू, चाहे 0 से छोटा वैल्यू, -1 -2 ये सब चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर 0, क्योंकि 0 भी शामिल नहीं है, और माइनस इन्फिनिटिव तक आपको जाना, टोटल ऋणात्मक संख्या उठानी है। तो इस प्रकार आपका सभी ऋणात्मक संख्याओं का इसका परिसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 नंबर देखिए। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, f(x) बराबर x स्क्वायर, f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पर x बिलोंग्स कर रहा है वास्तविक संख्या से, कि x क्या है, एक वास्तविक संख्या, ठीक है ना। आपको आउटपुट निकालना है, आपको वास्तविक संख्या ऋणात्मक रखना है, धनात्मक रखना है, यही आपको रखना है। मतलब यहाँ पर तो कोई शर्त नहीं कि ऋणात्मक रखना है, चाहे बड़ा रखना है, यहाँ पर सिर्फ एक वास्तविक संख्या आपको रखनी है, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। परिसर का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, परिसर मीन्स क्या होता है, आउटपुट होता है। परिसर मीन्स आउटपुट, जो आती वैल्यू है, ठीक है। तो इस बात को भी जरा सा क्लियर कर लेते हैं एक बार ध्यान से। चलिए, तो यहाँ पर x का कौन कौन सा वैल्यू रखी जाए, तो x का वैल्यू आप कितना रख सकते हैं, x का वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आप रख सकते हैं, फ्री है। तो रखने पर आपका वैल्यू क्या आएगा, तो सोचिए माइनस वाला रखेंगे तो भी प्लस आएगा, 0 रखेंगे, 0 रख रहे हैं, और 0 से छोटा -1 -2 जो भी वैल्यू आप रखेंगे सब आपका प्लस आएगा, धनात्मक आएगा। एक मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर ध्यान से, F1 लेकर चल रहा हूँ, चाहे 0 लेकर चले पहले, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ऐसे ही F1 लेकर चलते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ऐसे F2 लेकर चलते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। वही माइनस की बात करी जाए, F-1 लेकर चलते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 निकलेगा 3। ऐसे F-2 लेकर चलेंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 निकलेगा 6, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा। तो यहाँ पर माइनस रखने के बाद भी आपकी संख्याएं क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 2 से कहाँ तक चली जाएंगी, धनात्मक तक चली जाएंगी ये संख्या है। टोटल क्या आएंगे, धन संख्याएं आएंगी। तो इसका मतलब कम से कम इसका वैल्यू 2 रखना होगा, 2 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा आपका, धनात्मक संख्या है। यानी इसका जो परिसर आएगा वो जानते क्या जाएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव तक संख्याएं आपकी आती रह जाएंगी, ठीक है, इन्फिनिटिव तक संख्याएं आपकी आती रह जाएंगी। सो इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मतलब मैंने 0 रखा तो 2 आ रही है, तो 2 वैल्यू आ रही है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी। हाँ, एक बात थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है ना मझला ब्रैकेट होगा, क्योंकि इन्फिनिटिव तो आना नहीं, इन्फिनिटिव का अंत नहीं होता, वो कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैल्यू जो परिसर आ रही है 2 से लेकर इन्फिनिटिव तक आ रही है। कैसे, क्योंकि मैं 0 रख रहा हूँ, 0 और ऋणात्मक संख्याएं भी रख रहा हूँ, तो टोटल धनात्मक संख्या आ रही है। तो कम से कम मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के बाद टोटल धनात्मक संख्या आपकी आ रही है। तो पैसा इसका हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटिव तक। अब इसका 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए। इसका 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर x दिया है, ध्यान देंगे, f(x) बराबर x दिया है, ये f(x) बराबर
1 से, जहाँ बोला है कि x बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है ना। अब x का मान लीजिए -2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो जो रखेंगे वही मान आएगी, जो रखेंगे। मान लीजिए f x का मान -1 रख दिया तो -1 आ गया, f का मान 0 रख दिया तो 0 आ गया, f का मान -2 रख दिया तो -2 आ गया, f का मान यदि प्लस रखते हैं, f का मान 4 रखते हैं तो भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो जो रखेंगे वही आएगा, यानी इसका प्रांत भी R होगा और इसका परिसर भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो सिर्फ परिसर निकालना है, तो परिसर इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि R रखने पर R आ रही है, तो हमें आउटपुट से मतलब है परिसर। तो इस प्रकार आपका 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इस तरह आपका एक्सरसाइज 2.3 भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।